मैं कासिम अली शाह को तब से जानता हूं जब 2 साल पहले भी थे। उस कासिम अली शाह और आज वाले कासिम अली शाह में बहुत फर्क पड़ा। उसको वजह क्या है? उसको हर शोबे के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से उसकी बढ़ गई। उसको एचआर का पता लगा, उसको सिस्टम की बारीकियों का पता लगा, उसको इस सोसाइटी के इश्यूज का पता लगा। लेकिन सर 2 रवैयों तक हम पहुंचे जो मैंने आपको गाइडेड बताया। एक लर्निंग थी सर, और दूसरा कौन सा था सर? सर तीसरा रवैया प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, आगे बढ़ने वाला रवैया। अभी हमने 2 वीडियोस देखनी है, दोनों वीडियोस ही बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। पहली इस रवैये की वजह से, 2 रवैयों की वजह से, 2 रवैये इसमें अभी आ जाएंगे इस वीडियो में। एक रवैया है सर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, और दूसरा रवैया लर्निंग का। ये लड़के की सच्ची कहानी है। ये आज से कुछ साल डेढ़ पहले किसी हमारे ट्रेनर है रेहान अल्लाह वाला, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एजुकेशन का भी काम बड़ा कराची में कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में फिर रहे थे, गली में एक बंदा देखा, उससे पूछा हेलो मैन आर यू पाकिस्तानी? कहते यस आई एम पाकिस्तानी। फ्रॉम? कहते फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम वेयर? कहते जी फ्रॉम जौहर टाउन। कौन सा ब्लॉक? कहता कोई ब्लॉक नहीं। तो क्या मतलब? कहते वो जुगिए नहीं एक्सपो के? कहता हाँ। वहां रहता हूं। यहां कैसे आ गए? कहता फेलोशिप लगी है जी, मैं तो एजाज से आया हूं यहां पर। कहता किस तरह? उसकी कहानी नेचुरल सी बनी हुई है मोबाइल से, और ये अब तक को लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं सर। और ये डीएसडी में एक सच्चा वाकया ये है कि मैं एक दफा वीडियो दिखा रहा था, किसी ने इधर ऑफिशियल तस्वीर बनाई, फेसबुक पे गई, इस लड़के ने मुझे राब्ता कर लिया। सर कुछ राब्ता हुआ रेडियो उसके साथ मैंने किया। एक यूनिवर्सिटी में उन दिनों पढ़ा रहा था, साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट। मैं उसे ले गया, मेरी पूरी क्लास धाड़े मार के रोई एक जुमले पे। इसे किसी लड़की ने सवाल किया कि आपके फादर क्या करते हैं? कहता खोती रेडी चलाते। उसने कहा आपको शर्म नहीं आती? लड़की ने कहा शर्म नहीं आती आपको? इस बात पे कभी शर्म महसूस हुई है? कहता नहीं, मुझे फख्र महसूस होता है क्योंकि मेरा वालिद चोरी नहीं करता। मुझे फख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने मुझे हलाल से पाला। कहता है मुझे फख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने कभी डंडी नहीं मारी। मुझे फख्र महसूस होता है मेरे वालिद ने कभी किराया ज्यादा नहीं लिया। तो सर जिसको इन बातों पे फख्र होगा सर, वो तरक्की फिर क्यों नहीं करेगा? सर इसकी स्टोरी सुनिएगा जी। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज एक मुझे बहुत ही गजब के पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है और मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साबिर भाई आप अपनी स्टोरी शुरू से सुनाएं कि वो कूड़ा चुनने से शुरू करें। थैंक यू सो मच रियान भाई। मेरे बचपन का आगाज कूड़ा चुनने से हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पाकिस्तान में जो झोंपड़ी में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक हूँ। और मेरे अब्बू गधा गाड़ी चलाते हैं और मेरी अम्मी घरों में मासी के तौर पे काम करती है। और मुझे बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे पढ़ने का शौक था। और जब मैं कूड़ा चुना करता था तो मैं कूड़ा चुनने के अलावा अखबारों को पढ़ना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और लोग मुझे समझते थे कि मेरे कजन कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गए और मैं कुछ नहीं कर सकता और वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अखबार पढ़ने में। मगर मेरी जिद ने मुझे आखिरकार एक स्कूल तक पहुँचा दिया। और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में जिसे लोग मसल्ली, चंगड़, चूड़े कहते हैं, उसका पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ जो अंग्रेजी में भी बात कर सकता है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे जो मेरी रूटीन होती थी, मुझे अपने माँ बाप को पैसे कमा कर देने होते थे। मैं सुबह सुबह उठता था, अपना कूड़े का बैग पकड़ता था और मैं मुख्तलिफ मार्केटों में, घरों के सामने जहाँ भी मुझे कूड़ा मिलता था, प्लास्टिक, लोहा, टिन, जो भी बोतलें मिलती थी, गत्ता मिलता था, मुझसे चुना करता था। उसके बाद अपने घर आता था, उसको कूड़े को रखता था, हाथ मुंह धोकर स्कूल की तरफ भाग जाता था और सारा दिन उधर स्कूल में गुजारा करता था। स्कूल में भी मुझे बहुत से मुख्तलिफ तस्सुबात का सामना करना पड़ता था। जैसे मेरे टीचर समझते थे कि मैं मसलियां दा मुंडा थे, मेरा दिमाग कम नहीं कर सकता, दे कंसिडर्ड मी डम। और मेरे ख्याल में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं उसके लिए ज्यादा दिल लगी से पढ़ता था। और मेरी एक आदत थी कि मैं रीडिंग करता था, और जिससे मुझे बाकी स्कूल वाले बच्चों की निस्बत मुझे एक एज आता था कि मैं पढ़ सकता था। इसी तरह मैंने अपनी 5वीं जमात और 6वीं जमात से अंग्रेजी फीलिंग वेरी इमोशनल ध्यान। इसी तरह मैंने 5वीं और 6वीं जमात में अपनी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, और मेरे लिए अंग्रेजी सीखना एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि अंग्रेजी में बड़े हरूफ होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, और मुझे बिल्कुल ये सेंस नहीं होती थी कि अगर हमारे पास बड़े हरूफ है तो मैं स्मॉल लेटर्स को यूज करने की क्या जरूरत है। इसने मेरा बहुत अच्छा खासा वक्त लिया। मगर मुझे पहली दफा जब अंग्रेजी से इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को अंग्रेजी बोलना आता है
उनको लोग मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा, मुझे बचपन से इस बात की रियलाइज हो गया कि अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो सोसाइटी मुझे मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और मैंने अपनी 2 नोटबुक्स सिर्फ यही लिखने में कर दी। मुझे लगता था कि जो भी बंदा मेरा इंट्रोडक्शन ज्वाइनिंग राइटिंग से हुआ था और मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि रेहान साहब जब आप ज्वाइनिंग राइटिंग लिखते तो वो ऐसे लिखा होता है कि किसी ने ये ऐसे लिख दिया है। तो मेरे लिए ये मैंने अपनी 2 नोटबुक्स इसलिए भर दी कि शायद मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। मुझे बहुत बाद में जब टीचर से थप्पड़ पड़े कि आपने 2 अपनी कापियां ज़ाया कर दी हैं तो मुझे अंदाज हुआ कि ये अंग्रेजी ऐसे लिखी जाती है। खैर मैंने अंग्रेजी सीखी, मैंने बड़ी शिद्दत से अंग्रेजी सीखी। मैंने टेंसेस सीखे, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, मैंने एनालिसिस करना सीखा। मैंने एक ग्रामर पढ़ी जो एक इंडिया से उस वक्त मिला करती थी, हाई स्कूल ग्रामेटिकल कंपोजिशन, और इसे रैंडन मार्टन ने लिखा था जो बहुत ही जबरदस्त है। मैं बच्चों को अभी भी रिकमेंड करता हूँ ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो इस तरह मेरे अंग्रेजी का सफर जारी हुआ और मैं 8वीं जमात में मैंने अपने बोर्ड के पेपर दिए तो मेरे अपनी जमात में मैंने टॉप किया। मैंने 674 नंबर लिए थे 800 में से और मुझे पहली दफा रोटरी क्लब ने 300 रुपए की स्कॉलरशिप दी और मैंने अपनी 9वीं 10वीं की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदा। इस तरह मेरा ये सफर जारी रहा। मगर अब मुझे अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं अपने साथ जो मेरे साथ क्लास फेलो थे उन्हें ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया। मैं उनके घरों में जाने लग पड़ा। मैंने सुबह कूड़ा चुनने की बजाय सुबह घरों में अखबार फेंकने शुरू कर दिए। जहाँ मेरी अम्मी काम करती थी मैं मैंने वहाँ जाकर गाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। अब मैं पानी बेचने के अलावा गाड़ियाँ साफ करने के शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे मेरी ये तलीम मिलती गई माशरे का रवैया भी बदलता गया। मगर मेरे अंदर एक वो जो तड़प थी ना कि मुझे पढ़ना है, वो मेरे अंदर और ही मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि मुझे और पढ़ना है। मैंने साथ साथ ना सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों के अलावा मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जो भी मुझे मिलता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इसमें एक बचपन का वाकया कोट करना चाहता हूँ कि मैंने जब मेरे 7वीं जमात में पढ़ता था तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी घरों अपने सर पे एक बहुत बड़ी किताबों का दत्ता लिए हुए आई, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बीकन हाउस में या लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी किताबें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मुझे वो बड़ी, आज भी वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है कि मैंने देखा मेरी अम्मी ने गठड़ी किताबों के नीचे रखी और मैंने उसमें देखा तो उसमें से एक नॉवल था जिसे मैं भी रेहान साहब को बता रहा था कि मेरे लिए वो दुनिया का मुकद्दस तरीन किताब है। उस नॉवल का नाम मैं चाहूंगा कि हर बंदा वो नॉवल पढ़े जो जिंदगी में कोई सीखना चाहता है। उस नॉवल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और उसे बहुत मशहूर बरतानवी नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन ने लिखा है। और मेरे पास उस नॉवल का जो कैरेक्टर पिप है, मेरे लिए शायद वो किरदार पिप था कि पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता था, जो मेरी तरह हालात में रह रहा था और अचानक उसे कोई बेनिफैक्टर मिल गया और वो उसकी लाइफ बदल गई। तो मेरे लिए ये बहुत ही लम्हा था और अभी भी मैं उस किरदार को अपने आप से रिलेट करता हूँ और अपने उससे मुझे हौसला मिलता है। और पता नहीं मुझे क्यों फील होता है कि अगर मैंने वो नॉवल ना पढ़ा होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शायद मैं इस तरह ख्वाब ना देख पाता या इस तरह मैं प्लान सोच का हामिल ना हो पाता। खैर इस तरह मैंने अपना मैट्रिक किया, मैंने अकाउंटेंसी का डिप्लोमा किया, मैंने मुख्तलिफ जॉब करना शुरू कर दी, मैंने सोशल एक्टिविज्म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने यानी मेरे पढ़ने से मेरे बिल्कुल मेरा प्रोफाइल ही बदल गया, आप इसे कह सकते हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं ज्यादा शिद्दत से लोगों से मिलना शुरू हो गया। मेरे अंदर जो हसासे कमतरी था कि मैं चूड़ा हूँ, मैं चंगड़ हूँ, मैं वो हूँ, वो अदब ने या लिटरेचर ने वो बदल के रख दिया। और मैं कैन आई टेक अ ब्रेथ? ओके। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं लाहौर कौंसलेट में एक खतून है जिनका मैं बहुत ही सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम कैथरीन किसर था। वो मुझे एक सोशल गैदरिंग पे मिली तो शी वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय माय स्टोरी एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं या इस कम्युनिटी से भी लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक फेलोशिप की प्रोग्राम का अप्लाई करने को कहा। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा था क्योंकि मैं आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। खैर आखिरी रोज मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें क्योंकि मेरा और कोई जानने वाला तो है नहीं जो मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा। किस्सा मुख्तसर के मैं उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में आया और उस वक्त इस प्रोग्राम का क्या नाम था? मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में पहली दफा आया और ये फेलोशिप थी अटलांटिक काउंसिल में इमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें 15 लोगों को पूरे पाकिस्तान में से चुना गया और लकीली मैं भी उसमें सिलेक्ट हो गया। और जब यहाँ आया तो जब प्रेसिडेंट ओबामा के इलेक्शन हो रहे थे हम मुख्तलिफ जगहों पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने
लेट इट पास। हम मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए, तो मेरे लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि जमहूरियत के इस मुल्क को क्या फायदे हैं, लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हर आदमी वोट करने जा रहा है, और एक सिस्टम में सॉरी रिपीट नहीं, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वी नीड टू कंक्लूड। ओके। तो मैं इस तरह मेरा ये पहला मैं अमेरिका की मेरी विजिट थी। खैर, मैं इस विजिट से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, और इस विजिट ने मेरी हिम्मत बंधाई कि मैं मुख्तलिफ और काम करूँ। जैसा कि मैं अभी अपने झोंपड़ी में अपने स्लम्स के या झोंपड़ियों में मैं अभी मोबाइल टॉयलेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में अपने देखा कि हमारे बहुत से रिश्तेदार या दूसरी झोंपड़ियों वाले सिर्फ कोलरा हैजे से और डायरिया से और हेपेटाइटिस से फोत हो गए, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था। क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खुली जगह पे ही पेशाब और पखाना कर देते हैं, और वही पखाना जो पेशाब होता है वो उनके पीने के पानी में मिल जाता है, और जिससे बड़े बूढ़े बच्चे औरतें जो होती हैं वो बीमार हो जाते हैं, और इट्स अ ट्रूली लाइफ टेकिंग डिजीज। दे आर जस्ट गेटिंग लाइफ टेकिंग डिजीज थ्रू दिस इम्प्योर वाटर। और मैं उनके लिए मोबाइल टॉयलेट कायम करूंगा, और मेरा इरादा है कि मैं उस मोबाइल टॉयलेट्स को, उसके जो ह्यूमन वेस्ट उनका होगा, उसको मैं बायोगैस में या फर्टिलाइजर में बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करूंगा। ना सिर्फ उनकी ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम हल होगी, बल्कि उनको थोड़ी सी उससे इकोनॉमिक असिस्टेंस या बायोगैस अगर मिलेगी तो हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उनके एनर्जी नीड्स भी मीट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच रिहान साहब। आप डू स्कूल में क्या करें? यहाँ डू स्कूल में कैसे पहुंचे? डू स्कूल ने मुख्तलिफ सोशल एंटरप्रेन्योर से यहाँ पे आइडिया कंपटीशन कराया, जो कि यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का ऑफिस है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी का काम करता है। उसके थ्रू क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन हर रोज 7 मिलियन कॉफी कप होते हैं, वो सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं या डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी के जो बहुत बड़ा खर्चा है वो इस कूड़े को या इस रीयूजेबल कप्स को लैंडफिल में भेजने में खर्च हो जाता है। तो मैं उन खुशकिस्मती 18 लोगों में शामिल हूँ जो इस सोशल वेंचर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और मैं यहाँ 10 हफ्तों के लिए हूँ। आज मेरा 9वां हफ्ता शुरू हो चुका है, और अब मुझे न्यूयॉर्क की समझ आना शुरू होगी, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और ऐसी बेशुमार कहानी। जब मैंने इसका रेडियो इंटरव्यू किया, मैंने कहा यार मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूं। बाद में मैंने उसे कहा, कहता जी कैसे? मैं कहा मेरे ये टेस्टर्स हैं कि जिसको इल्म की वाकई प्यास होती है उसके पास किताबें होती हैं, तुम जिस पे भी आए हो जैसे भी हो किताबें। कहता सर आप परेशान ना हो। ऐसे उसने अपने कोट की जेब में से एक टैबलेट निकाली, कहता सर 4,500 किताब तो इस टैबलेट में है, लर्निंग एटीट्यूड। सर जो सीख नहीं रहा वो आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक ये यकीन कीजिएगा ये रवैया हमारे हेडमास्टर के पास नहीं है तो एक तालिब इल्म के पास भी नहीं आएगा। मैं अक्सर सवाल करता हूं कि रिकमेंडेड कोई बुक्स आप करते हैं बच्चों को, यार ये पढ़ो? मैं सच बता रहा हूं सर, नहीं करते सर। चले सर जहां से इंस्पायरेशन आई, चार्ल्स डिकेंस से ही आई, बेशक चार्ल्स कहीं से आई, वो कह रहा है जी मेरा टर्न आ गया टोटली। सर अगला रवैया लिखिएगा जी, मेरा याद करवाएं, मुझे याद आ जाएगा। पहला था लर्निंग एटीट्यूड सर, नंबर 2 था खुश अखलाकी, तीसरा था प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। नंबर नेक्स्ट रवैया है सर चैलेंज को फेस करते हुए पॉजिटिव रहने का। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। चैलेंज मसले के होते हुए मुस्बत रहने का। अभी तक की जो जीनियस की डेफिनेशन, आपको पता है जमाने में ना जीनियस की डेफिनेशन बदलती रही है। आप इस पे भी क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपने इस पे तहकीक करनी है कि दुनिया में फतीन की ज़हीन की तारीफ क्या क्या रही है, दुनिया में इज्जतदार की तारीफ क्या क्या रही है। हर जमाने में मुख्तलिफ थे। जमीन वाला बड़ा इज्जत वाला था, अकल वाला बड़ा इज्जत वाला था। अरबों में जो 40 साल का अकल वाला होता था सरदार बन जाता था, इज्जत वाला होता था। मेरा सवाल यह है कि ज़हीन की तारीफ चलते चलते जब आज के जमाने में आई तो क्या बन गई, सुनिएगा। वो कह रहे हैं जो बंदा चैलेंज को फेस करना जानता है और मुस्बत रहना जानता है वो जीनियस है। मसले के आते हुए मुस्बत रहने वाला इंसान नहीं है। ले जनाबे वाला, ये जरा आपने एक वीडियो देखनी है,
मेरी जिंदगी की फेवरेट वीडियोस में से। इस वीडियो को मैंने बड़ी बार रिप्ले करके देखा है, सुना है, और इस वीडियो से मुझे हर दफा एक नया मानी मिला। इशफाक साहब का मन चले का सौदा मारूफ, उसका एक सीन है जी। माफ कीजिएगा जी, ये इरशाद साहब की कोठी है जिनको जी 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 ये वो नहीं इरशाद साहब की कोठी है। बिल्कुल इरशाद साहब की, इरशाद की, मुस्तकबिल के साहिब इरशाद। तो जी वो यही है या लंदन चले गए? यही है, उन्होंने खुद डाक वसूल किए मुझसे अभी। कुत्तों ने आपको आने दिया जी? अंदर बहुत सारे कुत्ते खुले हैं। कुत्ते? हाँ भाई, वो भी मौजूद ही होते हैं, कुत्ते जो हुए। आपसे मानूस होंगे जी, इसलिए आपको कुछ नहीं कहते। कैसे चुप हो गए जी? आप बेफिक्र होकर चली जाएं, वो आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जी रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते बीबी, वरना मंजिल नहीं मिलती। कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। रोकने के लिए नहीं? खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जाएं, डरे नहीं। जाएं, मैं यही हूं। जाएं और अपने पीछे फाटक बंद कर लेना। कैसा लेसन है? 3 जुमले ऐसे थे जो बड़े वजनी थे। एक, कुत्ते भौंकने के लिए होते, रोकने के लिए नहीं होते। वो जो कुत्तों से डर जाते हैं मंजिल पे नहीं जा सकते। और तीसरा, पिछला फाटक बंद करके जाए। सर जिंदगी में ग्रो करना है ना, तो सर माजी को कभी कभी मुनकता करें अपने आप से। बड़े लोग अपने माजी की वजह से मुस्तकबिल तबाह करते हैं।